तो चलिए स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं एक और क्लास को। BD 102 सब्जेक्ट की एक और मैराथन क्लास। तो चलिए देखते हैं, इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए देखते हैं इसको। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? आपके ऑप्शन है ए 1964 में, बी 1966 में, सी 1916 में और डी 1992 में। तो इसका सही आंसर होगा ए 1964 में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज कितने भागों में विभाजित है? आपके ऑप्शन है ए 15 भागों में, बी 12 भागों में, सी 18 भागों में और डी 24 भागों में। तो इसका सही आंसर होगा डी 24 भागों में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, NCERT के वर्तमान कार्यवाहक निदेशक कौन हैं? आपके ऑप्शन है ए ऋषिकेश सेनापति, बी ऋषिकेश शुक्ला, सी सुशील कुमार और डी कमल कुमार। तो इसका सही आंसर होगा ए ऋषिकेश सेनापति। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, NCEE का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली में, बी महाराष्ट्र मद्रास में, सी जयपुर में और डी भोपाल में। तो इसका सही आंसर होगा ए दिल्ली में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, UGC की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है ए 1948 में, बी 1960 में, सी 1968 में और डी 1950 में। तो इसका सही आंसर होगा ए 1948 में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए सैम पित्रोदा, बी ताराचंद, सी राधाकृष्णन और डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ए सैम पित्रोदा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने, शिक्षा का अर्थ संसार के सर्वमान्य विचारों को जो कि प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में स्वभावतः निहित होते हैं प्रकाश में लाना है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए रॉस का, बी सुकरात का, सी प्लेटो का और डी महात्मा गांधी का। तो इसका सही आंसर होगा बी सुकरात का। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा को अधिकार अधिनियम पारित हुआ? आपके ऑप्शन है ए 2002 में, बी 2007 में, सी 2008 में और डी 2009 में। तो इसका सही आंसर होगा डी 2009 में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा का केंद्र होता है? आपके ऑप्शन है ए शिक्षक, बी परिवार, सी विद्यालय, डी छात्र। तो इसका सही आंसर होगा डी छात्र। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा का एक प्रक्रिया है? आपके ऑप्शन है ए विश्लेषणात्मक, बी मनोवैज्ञानिक, सी संश्लेषणात्मक और डी सैद्धांतिक। तो इसका सही आंसर होगा डी सैद्धांतिक। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है? आपके ऑप्शन है ये महात्मा गांधी, बी विवेकानंद, सी राजा राममोहन रॉय और डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखते हैं इसका आंसर, यानी कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है, यह कथन किसका? तो इसका आंसर हमारा होगा बी विवेकानंद जी ने इस कथन को बोला था। ठीक, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, व्यापक अर्थ में शिक्षा है, इसका मतलब क्या है? आपके ऑप्शन है ए प्रशिक्षण, बी विद्यालयीकरण, सी मार्गदर्शन और डी जीवन। तो इसका सही आंसर होगा जीवन, यानी कि व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन है। आप चलिए, तो इसका सही आंसर डी है। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए आपके सामने, शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास। यह विचार किसका है?
आपके ऑप्शन है ए सुकरात का, बी रूसो का, सी महात्मा गांधी का और डी प्लेटो का। तो इसका सही आंसर होगा सी महात्मा गांधी जी का। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है जिससे वह सुखी, नैतिक तथा कुशल मानव बन सके। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए राजा राम मोहन रॉय, बी महात्मा गांधी, सी डयूबी और डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर होगा सी डयूबी। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है मध्य युग में शिक्षा के अधिक उपकरण थे। आपके ऑप्शन है ए मस्जिद, बी खानक्वाह, सी मदरसा, डी बी एवं सी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा डी बी एवं सी दोनों, यानी मध्य युग में शिक्षा के उपकरण मस्जिद और खानक्वाह और मदरसा दोनों थे। ठीक, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है एडुसियर का अर्थ है। आपके ऑप्शन है ए पोषण करना, बी अध्ययन करना, सी बाहर की ओर अग्रसर होना और डी प्रशिक्षण लेना। तो इसका सही आंसर होगा सी बाहर की ओर अग्रसर करना, यानी कि एडुसियर का अर्थ बाहर की ओर अग्रसर करना है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है प्रकृतिवादियों के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? आपके ऑप्शन है ए बुद्धि, बी प्रकृति, सी पदार्थ, डी कविता। तो इसका सही आंसर होगा सी पदार्थ, यानी प्रकृतिवादियों के अनुसार अंतिम सत्य पदार्थ है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है करके सीखो का सिद्धांत किस दर्शन का सिद्धांत है? आपके ऑप्शन है ए प्रकृतिवाद, बी प्रयोजनवाद, सी अस्तित्ववाद और डी आदर्शवाद। तो इसका सही आंसर होगा ए प्रकृतिवाद, यानी कि करके सीखो का सिद्धांत प्रकृतिवाद दर्शन का सिद्धांत है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है निषेधात्मक शिक्षा का सिद्धांत दिया था। तो आपको उस लेखक का नाम बताना है। ठीक, तो इसके ऑप्शन है ए रूसो ने, बी फ्रोवेल ने, सी पेस्टालोजी ने और डी टैगोर ने। तो इसका सही आंसर होगा ए रूसो ने, यानी कि निषेधात्मक शिक्षा का सिद्धांत रूसो ने दिया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है किलपैट्रिक ने किस शिक्षण विधि का विकास किया? आपके ऑप्शन है ए तर्कात्मक विधि, बी खेल विधि, सी योजना विधि और डी अभ्यास विधि। तो इसका सही आंसर होगा सी योजना विधि, यानी कि किलपैट्रिक ने योजना विधि शिक्षण विधि का विकास किया था। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है प्रकृतिवादी शिक्षा में सबसे प्रमुख स्थान है। आपके ऑप्शन है ए प्राकृतिक पाठ्यक्रम का, बी शिक्षण का, सी बालक का और डी सामाजिक वातावरण का। तो इसका सही आंसर होगा सी बालक का, यानी कि प्रकृतिवादी शिक्षा में सबसे प्रमुख स्थान बालक का होता है। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है प्रकृतिवादी किस प्रकार अनुशासन उत्पन्न करना चाहते हैं? आपके ऑप्शन है ए आत्मानुशासन से, बी शिक्षण द्वारा दंड से, सी प्राकृतिक परिणामों से और डी विद्यालय के नियमों से। तो इसका सही आंसर होगा सी प्राकृतिक परिणामों से, यानी कि प्रकृतिवादी प्राकृतिक परिणामों से अनुशासन उत्पन्न करना चाहते हैं। तो ये इसका सी आंसर सही होगा। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षा में खेल प्रणाली किसका आविष्कार है? आपके ऑप्शन है ए प्रकृतिवाद, बी यथार्थवाद, सी आदर्शवाद, डी फलवाद। तो इसका सही आंसर होगा ए प्रकृतिवाद, यानी कि शिक्षा में खेल प्रणाली प्रकृतिवाद का आविष्कार है। तो आपका इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है प्रकृतिवाद किस शिक्षा का समर्थक है? आपके ऑप्शन है ए विद्यालय आधारित शिक्षा, बी शिक्षक आधारित शिक्षा, सी आत्म शिक्षा, डी प्रौढ़ शिक्षा। तो इसका सही आंसर होगा सी आत्म शिक्षा, यानी कि प्रकृतिवाद आत्म शिक्षा का समर्थक है। तो इसका सही आंसर होगा सी। अमील पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शन है ए रूसो द्वारा, बी प्लेटो द्वारा, सी रॉस द्वारा, डी हरवर्ड द्वारा।
तो इसका सही आंसर होगा ए, रूसो द्वारा, यानी कि अगली पुस्तक रूसो द्वारा लिखी गई है। चलिए देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है? आपके ऑप्शन है ए, भावनात्मक विकास, बी, नैतिक विकास, सी, शारीरिक विकास, बी, धार्मिक विकास। तो इसका सही आंसर होगा बी, नैतिक विकास। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, विचार से कार्य महत्वपूर्ण है, संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए, आदर्शवाद, बी, प्रयोजनवाद, सी, यथार्थवाद और डी, प्रकृतिवाद। तो इसका सही आंसर होगा डी, प्रकृतिवाद। चलिए देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शन है ए, रूसो ने, बी, हर्बर्ट स्पेंसर ने और सी, हेक्सले ने, डी, डयूवी ने। तो इसका सही आंसर होगा ए, रूसो ने, यानी प्रकृति की ओर लौटो नारा रूसो ने दिया था। चलिए देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या की ओर किस समिति ने ध्यान दिलाया था? आपके ऑप्शन है ए, हरटांग समिति ने, बी, जाकिर हुसैन समिति ने, सी, कोठारी आयोग ने और डी, यशपाल समिति ने। तो इसका सही आंसर होगा ए, हरटांग समिति ने। चलिए देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा योजना कब प्रस्तुत की थी? आपके ऑप्शन है ए, सन 1945 में, बी, सन 1941 में, सी, सन 1937 में, डी, सन 1946 में। तो इसका सही आंसर होगा सी, सन 1937 में। चलिए देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, जाकिर हुसैन समिति ने वर्धा शिक्षा योजना कब प्रस्तुत की थी? आपके ऑप्शन है ए, सन 1830 में, बी, सन 1938 में, सी, सन 1838 में और डी, सन 1888 में। चलिए तो बताइए इसका सही आंसर होगा बी, सन 1938 में। चलिए देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा योजना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? आपके ऑप्शन है ए, महात्मा गांधी, बी, राजा राम मोहन रॉय, सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी, राजीव गांधी। तो इसका सही आंसर होगा ए, महात्मा गांधी। चलिए देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बेसिक शिक्षा का मुख्य सिद्धांत नहीं है? आपके ऑप्शन है ए, साहित्यिक शिक्षा, बी, शिल्प केंद्रित शिक्षा, सी, समवाय पद्धति और डी, स्वावलंबन। तो इसका सही आंसर होगा ए, साहित्यिक शिक्षा। चलिए देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्याहार का अर्थ है? आपके ऑप्शन है ए, प्राणायाम करना, बी, मन वचन कर्म से संयम रखना, सी, इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाना तथा उन्हें मन के बस में रखना, सी और डी है इसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाना तथा उन्हें मन के बस में रखना प्रत्याहार कहलाता है। चलिए देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, योग का अभिप्राय जोड़ना नहीं बल्कि इसके द्वारा व्यक्ति अपने शरीर, इंद्रियों व मन नियंत्रण करके तथा प्रकृति व पुरुषों के बीच सही निर्णय लेकर पूर्णता को प्राप्त करता है। यह मत किसका है? आपके ऑप्शन है ए, पतंजलि का, बी, मनु का, सी, शंकर का और डी, गांधी का। तो इसका सही आंसर होगा ए, पतंजलि का। चलिए देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, वेदांत की आधुनिक संदर्भ में व्याख्या किसने की? आपके ऑप्शन है ए, स्वामी विवेकानंद ने, बी, गांधी जी ने और सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, डी, स्वामी दयानंद ने। तो इसका सही आंसर होगा ए, स्वामी विवेकानंद ने। चलिए देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, योग दर्शन में चित्त का प्रयोग किसके लिए किया गया है? आपके ऑप्शन है ए, मन प्लस बुद्धि, बी, बुद्धि प्लस अहंकार, सी, मन प्लस अहंकार और डी, मन प्लस बुद्धि प्लस
अहंकार। तो इसका सही आंसर होगा डी, मन, बुद्धि और अहंकार तीनों के लिए। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग का आशय है। आपके ऑप्शन है ए योग दर्शन, बी मीमांसा दर्शन, सी सांख्या दर्शन और डी वेदांत दर्शन। तो इसका सही आंसर होगा ए योग दर्शन। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रवर्तक हैं। आपके ऑप्शन है ए कपिल, बी गौतम, सी बादरायण और डी पतंजलि। तो इसका सही आंसर होगा डी पतंजलि। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, योग को महर्षि पतंजलि ने चित्त वृत्ति निरोध कहा है क्योंकि आपके ऑप्शन है ए इसमें चित्त वृत्तियों का संचय होता है, बी इसमें अनुभव की प्राप्ति होती है, सी इसमें चित्त वृत्तियों का विरेचन होता है और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, इसमें चित्त वृत्तियों का विरेचन होता है। चलिए देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, योग दर्शन का मुख्य आशय है। आपके ऑप्शन हैं ए योगाभ्यास, बी मोक्ष की प्राप्ति, सी ईश्वर की प्राप्ति, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए योगाभ्यास। चलिए देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अपरिग्रह अष्टांग मार्ग के किस तत्व का भेद है। आपके ऑप्शन हैं ए समाधि, बी नियम, सी यम और डी प्राणायाम। तो इसका सही आंसर होगा सी यम। चलिए देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, योग दर्शन सांख्य के 25 तत्वों के साथ मान्यता देता है। आपके ऑप्शन है ए ईश्वर को, बी वायु को, सी जल को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए ईश्वर को। चलिए देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम 10+2+3 शिक्षा संरचना को किस आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आपके ऑप्शन है ए कोठारी आयोग, बी माध्यमिक शिक्षा आयोग, सी राधा कृष्णन आयोग और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी राधा कृष्णन आयोग। चलिए देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर DS कोठारी, बी डॉक्टर SS मुदालियर, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी डॉक्टर राधा कृष्णन। तो इसका सही आंसर होगा बी डॉक्टर SS मुदालियर माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने, शैक्षिक अवसरों की समानता के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंधन संविधान की किस धारा के अंतर्गत आता है। आपके ऑप्शन है ए धारा 14, बी धारा 52, सी धारा 47 और डी धारा 45। तो इसका सही आंसर होगा डी धारा 45। वर्ष 1948 आयोग के अध्यक्ष कौन थे। आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर DS कोठारी, बी डॉक्टर S राधाकृष्णन, सी महात्मा गांधी और डी डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। तो इसका सही आंसर होगा बी डॉक्टर S राधाकृष्णन। चलिए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, हंटर आयोग के मुख्य रूप से किस पर ध्यान दिया है। आपके ऑप्शन है ए उच्च शिक्षा पर, बी माध्यमिक शिक्षा पर, सी प्राथमिक शिक्षा पर, डी व्यावसायिक शिक्षा पर। तो इसका सही आंसर होगा सी प्राथमिक शिक्षा पर, यानी कि हंटर आयोग ने मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिया है। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन हुआ था। आपके ऑप्शन है ए 1955 में, बी 1952 में, सी 1959 में और डी 1958 में। तो इसका सही आंसर होगा डी 1958 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन हुआ था।
चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, अलाभावित वर्गों में शामिल हैं। आपके ऑप्शन है अल्पसंख्यक, बी अनुसूचित जाति तथा जनजाति, सी स्त्रियां और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि अलाभावित वर्गों में महिलाएं, अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति तथा जनजाति सभी आते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, हंसा मेहता समिति 1962 ने सुझाव दिए। आपके ऑप्शन है ए बालिकाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा के लिए, बी बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाए, सी उपरोक्त ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी उपरोक्त ए और बी दोनों, यानी कि बालिकाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा को लागू किया जाए और दूसरा बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ये हंसा मेहता समिति 1962 के महत्वपूर्ण सुझाव थे। तो चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। मूल्य की यह परिभाषा किसने दी है? आपके ऑप्शन है ए जॉन जे काने ने, बी डी एच पार्कर ने और सी ऑकवर्न ने और डी आर बी पर्सी ने। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑकवर्न ने, यानी ऑकवर्न ने मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, इसकी परिभाषा को दिया था। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारे अगला प्रश्न है, मूल्य संकट को बढ़ावा देने वाले कारक हैं। आपके ऑप्शन है ए नैतिकता का ह्रास, बी पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव और सी सांस्कृतिक का ह्रास और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि मूल संकट को बढ़ावा देने वाले कारक नैतिकता का ह्रास, संस्कृति का ह्रास और पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव, ये सभी होते हैं। तो इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा के व्यावसायीकरण की आवश्यकता है। आपकी ऑप्शन है ए आधुनिकीकरण प्रक्रिया के विकास के लिए, बी देश के आर्थिक विकास के लिए, सी मनोवैज्ञानिक विचारों की संतुष्टि के लिए और डी इनमें से सभी के लिए। तो इसका सही आंसर होगा डी इनमें से सभी के लिए। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, 1931 में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स का आयोजन हुआ। आपके ऑप्शन है ए दिल्ली में, बी पटना में, सी अमेरिका में और डी लंदन में। तो इसका सही आंसर होगा डी लंदन में 1931 में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स का आयोजन हुआ था। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण पर सर्वप्रथम बल दिया था। तो आपके ऑप्शन है ए विश्वविद्यालय आयोग ने, बी कोठारी आयोग ने और सी उपरोक्त ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा डी कोठारी आयोग ने माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण पर सर्वप्रथम बल दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोठारी आयोग। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, व्यावसायीकरण शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित था। आपके ऑप्शन है ए तकनीकी शिक्षा पर, बी नैतिक मूल्यों पर, सी आध्यात्मिक शिक्षा पर, डी उपरोक्त सभी पर। तो इसका सही आंसर होगा ए तकनीकी शिक्षा पर, यानी कि व्यावसायीकरण शिक्षा का पाठ्यक्रम तकनीकी शिक्षा पर आधारित था, यानी कि निर्धारित था। तो चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने, व्यावसायीकरण की शिक्षण विधियाँ हैं। आपके ऑप्शन है ए क्रियात्मक विधि, बी भाषण विधि, सी प्रोजेक्ट विधि और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी व्यावसायीकरण की शिक्षण विधियाँ क्रियात्मक विधि, भाषण विधि और प्रोजेक्ट विधि तीनों ही होती हैं। तो इसके लिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में अधिकारों की संख्या है। आपके ऑप्शन है ए 10, बी 9, सी 7, डी या 6। तो इसका सही आंसर होगा डी 6, यानी कि संविधान में अधिकारों की संख्या 6 है। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा से लिया है? आपके ऑप्शन है ए
धारा 50 से, बी धारा 45A से, और सी ए और बी दोनों से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी धारा 45A से, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान संविधान की धारा 45A से लिया गया है। तो चल, इसका सही आंसर बी हो जाएगा आपका। चलिए आप देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय प्रजातंत्र के मूल सिद्धांत हैं। आपके ऑप्शन है ए समानता, बी स्वतंत्रता, सी भ्रातृत्व और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि भारतीय प्रजातंत्र के मूल सिद्धांत समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व तीनों ही होते हैं। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा ये सभी। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अवरोधन से हमारा तात्पर्य किसी बच्चे को किसी कक्षा में एक से अधिक वर्ष रोके जाने से है। अवरोधन की यह परिभाषा किसने दी थी? तो आपके ऑप्शन है ए हरटांग समिति की, बी हंसा मेहता समिति की, सी उपरोक्त ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि हरटांग समिति की यह परिभाषा है। तो चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय प्रजातंत्र में मूल सिद्धांत हैं। आपके ऑप्शन है ए स्वतंत्रता, बी समानता, सी भ्रातृत्व। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हो गया है, पहले भी हम करा चुके हैं इसको। ठीक, तो देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, प्रजातांत्रिक शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है। आपके ऑप्शन है ए कर्तव्यों और अधिकारों का ज्ञान कराना, बी धार्मिकता को बढ़ावा देना, सी अराजकता को फैलाना, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ए कर्तव्यों और अधिकारों का ज्ञान कराना, यानी कि प्रजातांत्रिक शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य कर्तव्यों और अधिकारों का ज्ञान कराना है। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की संख्या है। आपके ऑप्शन है ए 10, बी 11, सी 12, डी 9। तो इसका सही आंसर होगा बी 11, यानी कि संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा के वैश्वीकरण के चरण हैं। आपके ऑप्शन है ए प्रवेश की सार्वभौमिकता, बी व्यवस्था की सार्वभौमिकता, सी स्थिरता की सार्वभौमिकता और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, आदर्श समाज की प्रमुख विशेषताएं हैं। आपके ऑप्शन है ए धन दौलत, बी स्वास्थ्य, सी साक्षरता और डी अनुशासन। तो इसका सही आंसर होगा बी स्वास्थ्य है, यानी कि आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता स्वास्थ्य है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, यथार्थवाद का प्रवर्तक कौन है? आपके ऑप्शन है ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी स्पेंसर, डी रूसो। तो इसका सही आंसर होगा ए अरस्तु। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, शंकराचार्य को किस दर्शन का संस्थापक माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए न्याय, बी सांख्य, सी वेदांत, डी योग। तो इसका सही आंसर होगा सी वेदांत, यानी कि शंकराचार्य को वेदांत दर्शन का संस्थापक माना जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी वेदांत। राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर संपूर्णानंद, बी डॉक्टर BS कोठारी और सी डॉक्टर SN मुखर्जी, डी डॉक्टर S राधाकृष्णन। तो इसका सही आंसर होगा ए डॉक्टर संपूर्णानंद, यानी कि राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता डॉक्टर संपूर्णानंद ने की थी। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ए। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, मूल्य शिक्षा की आवश्यकता किस स्तर पर है? आपके ऑप्शन है ए प्राइमरी, बी माध्यमिक, सी विश्वविद्यालय स्तर पर और डी प्रत्येक स्तर पर। तो इसका सही आंसर होगा डी प्रत्येक स्तर पर, यानी कि मूल्य शिक्षा की आवश्यकता प्रत्येक स्तर पर है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद से कौन सी पुस्तक संबंध नहीं रखती? आपके ऑप्शन है ए गीता बोध, बी ऑन एजुकेशन और सी दी मदर और डी सावित्री। तो इसका सही आंसर होगा सी दी मदर। जो पुस्तक है वो श्री अरविंद से संबंध नहीं रखती है। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, वेद कितने भागों में विभाजित हैं? आपके ऑप्शन है ए 8 भागों में, बी 6 भागों में, सी 2 भागों में और डी 4 भागों में। तो इसका सही आंसर होगा डी 4 भागों में। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य संरक्षित है? आपके ऑप्शन है ए आगम में, बी त्रिपिटक में, सी सूत्रों में, डी मंत्रों में। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी त्रिपिटक में।
यानी कि बौद्ध साहित्य संरक्षित है आपके किसमें, त्रिपिटक में। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, समाज पुस्तक के लेखक हैं आपके ऑप्शन है ए नेमकॉप, बी बुखीर्म और सी मैकाइबर एवं पेज, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है आपका सी मैकाइबर एवं पेज समाज पुस्तक के लेखक हैं। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव बदलता रहता है, यह कथन किसने कहा है। आपके ऑप्शन है ए मैकाइबर, पेज, बी हीगल, सी दुर्खीम और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए मैकाइबर एवं पेज। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक वंचन सर्वाधिक था। आपके ऑप्शन है ए ब्रिटिश काल, बी बौद्ध काल, सी उपनिषद काल और डी वैदिक काल। तो इसका सही आंसर होगा सी उपनिषद काल। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, समाज से तात्पर्य व्यक्तियों के समूह से नहीं अपितु व्यक्ति के बीच होने वाले अंत्यक्रियाओं की जटिल व्यवस्था से होता है, यह कथन किसका है। आपके ऑप्शन है ए मिल्टन, बी निम्कोप, सी अरस्तु, डी लापियर। तो इसका सही आंसर होगा डी लापियर। चलिए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, गुरुकुलों में बच्चों का प्रवेश होता था। आपके ऑप्शन है ए 8 से 12 वर्ष की आयु में, बी 12 से 16 वर्ष की आयु में, सी 16 से 20 वर्ष की आयु में और डी 2 से 4 वर्ष की आयु में। तो इसका सही आंसर होगा ए 8 से 12 वर्ष की आयु में। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षण का माध्यम था। आपके ऑप्शन है ए तक्षशिला, बी मिथिला, सी प्रयाग और डी काशी। तो इसका सही आंसर होगा ए तक्षशिला वैदिक काल में शिक्षा का सबसे बड़ा माध्यम था। चलिए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था। आपके ऑप्शन है ए पाली, बी अपभ्रंश, सी प्राकृत और डी संस्कृत। तो इसका सही आंसर होगा डी संस्कृत। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने, वैदिक कालीन शिक्षा की मुख्य भाषा कौन सी थी। आपके ऑप्शन है ए विशुद्ध संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत और डी संस्कृत। तो इसका सही आंसर होगा डी संस्कृत, यानी कि वैदिक कालीन शिक्षा की मुख्य भाषा संस्कृत थी। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध काल में बौद्ध शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी। आपके ऑप्शन है ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए पाली। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। आपके ऑप्शन है ए भालखंड, बी पाटलिपुत्र, सी नालंदा, डी मिथिला। तो इसका सही आंसर होगा सी नालंदा। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र थे। आपके ऑप्शन है ए गुरुकुल, बी आश्रम, सी मदरसे और डी मठ। तो इसका सही आंसर होगा डी मठ, यानी कि बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे मठ। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, श्री अरविंद का जन्म कब हुआ था। आपके ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1872 में, बी 25 अगस्त 1872 में और सी 15 अगस्त 1875 में और डी 25 अगस्त 1874 में। तो इसका सही आंसर होगा ए 15 अगस्त 1872 में श्री अरविंद का जन्म हुआ था। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, एडुसियर का अर्थ है। आपके ऑप्शन है ए ऊपर उठना, बी शिक्षित करना, सी पथ प्रदर्शन करना, डी पालन पोषण करना। तो इसका सही आंसर होगा सी पथ प्रदर्शन करना एडुसियर का अर्थ है। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, एजुकेटम का अर्थ है। आपके ऑप्शन है ए प्रशिक्षित करना, बी पोषण करना, सी मनन करना, डी ज्ञानार्जन करना। तो इसका सही आंसर होगा ए प्रशिक्षित करना, यानी कि एजुकेटम शब्द का अर्थ प्रशिक्षित करना होता है। चलिए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है। आपके ऑप्शन है ए विश्लेषणात्मक, बी सैद्धांतिक, सी संश्लेषणात्मक और डी मनोवैज्ञानिक। तो इसका सही आंसर होगा बी सैद्धांतिक, यानी कि संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा एक सैद्धांतिक प्रक्रिया है।
चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है? आपके ऑप्शन है ए परिवार, बी धर्म, सी कॉलेज, डी राज्य। तो इसका सही आंसर होगा सी कॉलेज, यानी कि कॉलेज शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है, यह परिभाषा किसने दी? आपके ऑप्शन है ए प्लेटो ने, बी रूसो ने, सी हर्वाल्ट ने, डी डयूवी ने। तो इसका सही आंसर होगा सी हर्वाल्ट ने शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है, यह परिभाषा दी थी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और गतिशील विकास है, यह परिभाषा किसने दी? आपके ऑप्शन है ए सुकरात ने, बी गांधी ने, सी पेस्टालॉजी ने और डी नन ने। तो इसका सही आंसर होगा सी पेस्टालॉजी ने इस परिभाषा को दिया था। तो चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रवर्तक यानी कि प्रतिपादक हैं? आपके ऑप्शन है ए कपिल, बी पतंजलि, सी बादरायण और डी गौतम। तो इसका सही आंसर होगा बी पतंजलि, यानी कि योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं। तो इसका बी सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने, स्प्रेंजर के अनुसार मूल्यों के प्रकार हैं? आपके ऑप्शन है ए 4, बी 6, सी 9 और डी 10। तो इसका सही आंसर होगा बी 6, यानी कि स्पेंजर के अनुसार मूल्यों के 6 प्रकार हैं। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग रचना किसकी है? आपके ऑप्शन है ए स्वामी विवेकानंद, बी अरविंद, सी जाकिर हुसैन, डी महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर होगा डी महात्मा गांधी। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए डुर्खीम का, बी जॉनसन का, सी मैकाइवर तथा पेज का, डी जॉन डयूवी का। तो इसका सही आंसर होगा डी जॉन डयूवी का। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है? आपके ऑप्शन है ए रावेल, बी अरस्तु, सी सुकरात, डी रूसो। तो इसका सही आंसर होगा डी रूसो एक आदर्शवादी विचारक नहीं है। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्शवादी नहीं है? आपके ऑप्शन है ए प्लूटो, बी रूसो, सी सुकरात और डी फ्रोवेल। तो इसका सही आंसर होगा बी रूसो। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 8 दिसंबर सन 1953 में, बी 28 दिसंबर सन 1957 में और सी 28 दिसंबर सन 1955 में, डी 28 दिसंबर सन 1960 में। तो इसका सही आंसर होगा ए 28 दिसंबर सन 1953 में, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना 28 दिसंबर सन 1953 में हुई थी। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना का वर्ष था? आपके ऑप्शन है ए सन 1961, बी सन 1963, सी सन 1965 और डी सन 1967। तो इसका सही आंसर होगा ए सन 1961 में NCERT की स्थापना हुई थी। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना हुई थी? आपके ऑप्शन है ए सन 1973, बी सन 1986 और सी सन 1992, डी सन 1995। तो इसका सही आंसर होगा ए सन 1973 में NCTE की स्थापना हुई थी। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष हैं? आपके ऑप्शन है ए प्रो पी बलराम और बी श्री सैम पित्रोदा, डी और सी डॉक्टर जयंती घोष, डी डॉक्टर दीपक नैयर। तो इसका सही आंसर होगा बी श्री सैम पित्रोदा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष हैं।
चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के सार्वभौमिकरण का प्रावधान किया गया था? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 40 में, बी अनुच्छेद 45 में, सी अनुच्छेद 30 में, डी अनुच्छेद 25 में। तो इसका सही आंसर होगा बी अनुच्छेद 45 में भारतीय संविधान का भारतीय संविधान में शिक्षा के सार्वभौमिकरण का प्रावधान किया गया था। तो अनुच्छेद 45 ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आदर्श संविधान की भूमिका में बाद में जोड़ा गया था? आपके ऑप्शन है ए स्वतंत्रता, बी धर्मनिरपेक्षता, सी समानता और डी बंधुत्व। तो इसका सही आंसर होगा बी धर्मनिरपेक्षता को आदर्श संविधान की भूमिका में बाद में जोड़ा गया था। तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में संवैधानिक मूल्य हैं? आपके ऑप्शन है ए समानता, बी स्वतंत्रता, सी धर्मनिरपेक्षता और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। यानी भारतीय संविधान के मुख्य मूल्य हैं वो समानता, स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता तीनों ही हैं। तो इसका तीनों आंसर सही होंगे। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में जाति का आधार क्या है? आपके ऑप्शन है ए व्यवसाय, बी जन्म, सी धन, डी पद। तो इसका सही आंसर होगा बी जन्म। यानी कि जन्म जाति का आधार है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म में पुरुषार्थ है? आपके ऑप्शन है ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। तो इसका सही आंसर होगा बी 4। हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ हैं। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, उपनयन संस्कार संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए वैदिक काल, बी बौद्ध काल से, सी मध्यकाल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए वैदिक काल। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, वंचित वर्गों में सम्मिलित हैं? आपके ऑप्शन है ए अनुसूचित जातियां तथा जनजातियां, बी महिलाएं, सी शारीरिक एवं मानसिक रूप से दिव्यांग, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी वंचित वर्गों में सम्मिलित हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए NCTE से, बी कोठारी कमीशन से और सी UGC से, डी नई शिक्षा नीति 1986 से। तो इसका सही आंसर होगा डी नई शिक्षा नीति 1986 से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। तो चलिए स्टूडेंट, ये हमारी मैराथन क्लास फिनिश हुई और अब हम मिलेंगे आपको सुबह एक बहुत मैराथन क्लास के साथ। तो उसमें भी आपका सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया जाएगा।